हेलो हेलो। ऐ मारे कान के नीचे। अच्छा बैठने दे बैठने दे। अरे छोड़, बच्चा है। क्या क्या करता है तेरे? रहने दे, दुष्ट है। ए तिवारी जी तो थोड़ा भिंगा दीजिए। बदमाशी काहे करता है दुष्ट? काहे बदमाशी करता है? चालू है लेद मशीन। अल्लाह हो राजा, आज एकरा खत्मे कर देते हैं। नहीं होगा तो कल होगा। हड़बड़ी की है। आज मेरा बैच है नहीं, 5 बजे से ऑफ किए हुए हैं। अब पढ़ो ना, आज नहीं होगा कल होगा, कल नहीं होगा परसों होगा। हड़बड़ी की है। आराम से पढ़। हाँ, ए, शुरू करें। बहुत आदमी ऐसा भी है कि रूम रेंट लगता है कि सर अब महीना लग गया, अब घरे जाके वहीं पढ़ेंगे। बाप, ये धरती पे वो ऐसे आदमियों के लिए मेरा कहना है कि लगता है कि धरती पे सबसे आसान काम नौकरी लेना है। आता है बच्चा कहता है कि सर 1 महीना का टाइम ही लेके आए हैं। बहुत अच्छा काम किया। कहता सर 30 तारीख को हम जा रहे हैं। एकदम चल जाओ, हो गया ना, जाते रह जाना। लगता है कि एकदम पटना आए, नौकरी लिए, चल दी। कहीं आ जाइएगा सर, ऐसा नहीं होता। बोलो थोड़ा कम, आना तो मारेंगे लाते ला। कहीं भी आप जाइएगा सर, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। अगर ऐसा रहता कि 1 महीना प्लेटफॉर्म में पढ़ लेने से किसी को नौकरी हो जाता तो 2 लाख रुपया गोटा के हिसाब से एडमिशन लेते। किसी टीचर और किसी के भी पढ़ाने से नहीं होता है। जब तक कि आप सेल्फ स्टडी नहीं कीजिएगा, रिवीजन नहीं कीजिएगा, तब तक नहीं होना है। मेरे पढ़ा देने से अगर सारा क्वेश्चन बन जाए सर, तो भगवान हो जाएंगे धरती के हम। या मेरे ही मटेरियल से सब क्वेश्चन पूछ ले तो लड़का भोर दोपहर सांझ एक रटेगा, कुछ जो छोड़वे नहीं करेगा। मामला ये है कि आपको हर हाल में रिवीजन करना पड़ेगा, सेल्फ स्टडी को बढ़ाना पड़ेगा। और ये भागना, सर जा रहे हैं हम पटना से, लगता है एकदम आए थे अब चल दिए। सर मेरा तो वहां भी एक रूम का रेंट 500 रुपया महीना लग रहा है। अरे भाई 500,000 देख रहा है दुष्ट, तेरा 5 दिन के जितना सैलरी होगा उतना पटना में तू, 1 महीना की तेरी सैलरी, 2 महीने की सैलरी में तू पूरा पटना में 1 साल रह सकता है। 2 महीने की सैलरी अगर 30,000 होगा तब 5,000 ज्यादा थोड़े खर्चा है एक आदमी का, काफी हो गया। लेकिन इतना ना हड़बड़ी खर्चा। अभी का पढ़ाई सर बिजनेस है, जैसा लगाओगे वैसा पाओगे। हम पढ़े, अब मेरे बगल में मेरे चचा का बेटा पढ़ा, दोनों में बहुत का डिफरेंस हो गया। डिफरेंस ये हुआ कि मेरे पापा ना धुन देते गए, जितना पैसा मांगे 1 लाख 1 लाख 1.5 लाख 1.5 लाख। अब उन लोग के साथ सब एकदम जमीनें बेचना तो बेच देना है। हम भी किसान फैमिली से हैं,
तो पापा को लगता था कि जमीन बेच देना है, पैसा मांगे पापा 1 लाख, हाँ बेटा 2-3 दिन रुक जाओ दे देंगे, 1,10,000 आ जाता था अकाउंट में, भले ही वो जमीन बेच के आता था। लेकिन जब मेरे जो अगल बगल के जो बच्चे थे, उन लोगों ने क्या किया, अपने जमीन को सेव किया और पैसे की बचत की। आज उनका ये हाल है सर कि कोई आटा चक्की का मिल चला रहा है गांव में, कोई ट्रैक्टर चला के खेती कर रहा है, कोई कुछ कोई कुछ। तो पढ़ाई तो कंप्लीट, हम अपने लाइफ में, हमको अगर टोटल जोड़ दें, मेरा डायरी बना हुआ है, हम अपने लाइफ में, मेरी सिस्टर दोनों आदमी इंजीनियरिंग की है, हमको लगता है 30 से 32 लाख रुपया खर्चा किया 10th के बाद, 12th से। तो कंप्लीट 30 से 32 लाख रुपया हम अपने ऊपर, दोनों भाई, उसका तो सरकारी कॉलेज से थी तो उसका कम लगता था, हम प्राइवेट से थे, मेरा फीस बहुत ज्यादा था, हम पढ़ने में थोड़ा कमजोर आदमी थे, तो मेरा फी बहुत ज्यादा था। तो अब सोच के देखो उतना खर्चा किए, यहां तो लगता है कि सर 300, आज सर 300, हम कॉलेज में सर मेरा फी था 2.25 लाख रुपया ईयरली, जोड़ लो कितना महीना पड़ा, और देते थे क्योंकि हमको बेस्ट ऑफ द बेस्ट अडाप्ट करना था। और यहाँ एक लाइन का बात, अभी आपका 1,000-2,000 को अभी नहीं देखना है, कहीं टेस्टे देना तो दे देना है बैठ के, अभी टाइम नहीं है आपका कि 500-1,000 रुपया देखने का, अभी टाइम है कि महीना 2 महीना, नहीं तो फिर देखते रह जाएगा 2-3 साल फिर पैसा। अभी आपका टाइम है कि कहीं 200 रुपया लगता है तो प्रॉपरली बैठ के हमको टेस्ट देना है। खास करके क्लासेस आप करें ना करें अलग मैटर है, जिस चीज में दिक्कत है, न्यूमेरिकल में दिक्कत है, ही में दिक्कत है, उसके लिए ठीक है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा आप सेल्फ स्टडी बढ़ाओ। और टेस्ट दो, 10 टेस्ट हर बच्चे को देना चाहिए और आपको भी देना चाहिए, कम से कम 10 टेस्ट का प्रैक्टिस ऑनलाइन में आपके पास हर हाल में होना चाहिए, ना तो मामला हो जाएगा गड़बड़। चाहे जहां करो, हम ये नहीं कहते प्लेटफॉर्म में, जहां आपको सुविधा होता है आने जाने में, या जहां कम पैसा लगे, सब चीज देखता है बच्चा, जो आपको सूट करता है उसके हिसाब से करो, लेकिन आप सेल्फ स्टडी बढ़ाओ, ना तो मामला हो जाएगा गड़बड़। आप, तुम्हारे पास टाइम कहाँ है, अगर एग्जैक्ट टाइम पे ले लेता है एग्जाम तो अब तुम्हारे पास तो उल्टी गिनती शुरू हो गई है। तुम्हारा 10 से 12 तारीख तक हर हाल में, हम रोज यही याद दिलाते हैं ताकि तू पढ़, 10 से 12 तारीख तक तुम्हारे हाथ में एडमिट कार्ड हो, और उसके बाद इस सर आधा फ्यूज हो जाएगा, समझे में नहीं आएगा। तो इसलिए रिवीजन अभी से आप स्टार्ट करो, नई चीजों को कम पढ़ो, रिवीजन ज्यादा करो, ज्यादा बेहतर हो। आप बताइए सर पेज नंबर। ड्राइव मैकेनिज्म पढ़ाना था क्या, यहीं तक हुआ था ना। आते हैं हम सर ड्राइव मैकेनिज्म पे। व्हाट इज ड्राइव मैकेनिज्म? सर हमको ये बताइए, ड्राइव मैकेनिज्म हेड स्टॉक में होगा कि टेल स्टॉक में? हाँ, देखिए ध्यान दीजिएगा, ड्राइव मैकेनिज्म किस में होगा? हेड स्टॉक में होगा, इसी में ना गियर लगे होंगे। और सर इसमें अगर कहिएगा तो 2 गियर होते हैं, कितने गियर होते हैं? जिसको हम टम्बलर गियर कहते हैं। कौन गियर कहते हैं जनाब, कौन गियर कहते हैं? ये जो 2 गियर होता है इसको हम टम्बलर गियर कहते हैं। कौन गियर कहते हैं? कौन गियर कहते हैं? आपको क्वेश्चन पूछेगा टम्बलर गियर यूनिट में कितने गियर होते हैं? 2। अगर आपको सर बैक गियर लगाना है तो रोकना पड़ेगा। कभी ऐसा हुआ है गाड़ी चला रहे, 4 नंबर में गाड़ी चल रही है, कई बार ब्रेक की वायर मार दी, कभी ऐसा किए हैं कि 4 नंबर में गाड़ी भयानक स्पीड से चल रही है, 150 के स्पीड में, 110 के स्पीड में, एक के बार जो है क्लच लेकर बैक गियर मार दी, कर दिया, जुलूम हो जाएगा। तो बैक गियर जब भी करेंगे रोक के करते हैं, गाड़ी खड़ी हो जाएगी, क्लच लेंगे, बैक गियर मारेंगे, गाड़ी बैक जाएगी। और दूसरा गियर जब बदलते हैं तो गति कम करके कि गति ज्यादा करके? कम करके ना। पढ़िए, कहता है ड्राइव मैकेनिज्म को गियर ड्राइव मैकेनिज्म भी कहते हैं। बैक गियर लगाने समय स्पीड को रोका जाता है, रोका किया जाता है, और लेद में गियर को बदला जाता है जब लेद की गति कम हो कि ज्यादा हो। कहता है टम्बलर, इसमें हम सर बुक में सुधार किए हैं, इसमें बुक में थोड़ा सा मिस्टेक है। टम्बलर गियर यूनिट में कितने गियर होते हैं? सर फीड को कम या ज्यादा करने के लिए, उसकी दिशा बदलने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं? टम्बलर गियर। इसका काम है सर फीड यानी डेप्थ ऑफ कट, या दिशा बदलने के लिए हम लोग इसका मेनली दिशा बदलने के लिए इसका उपयोग करते हैं। उसके बाद है सर कैरेज। कैरेज अच्छे से समझना पड़ेगा, बड़ा झोल वाला चीज है सर।
ध्यान दीजिएगा। इस सबसे उल्टा अगर सर इसमें कुछ है तो वो है सर कैरेज। ध्यान दीजिएगा, कैरेज, सैडल, क्रॉसलाइड, कंपाउंड रेस्ट, टूल पोस्ट, एकदम आराम से पढ़ेंगे सर। ये कौन स्टॉक है? इस साइड क्या होगा, हेड स्टॉक की टेल। ये हेड स्टॉक है, चॉक होगा, वर्कपीस पकड़ेंगे, टेल स्टॉक से सपोर्ट देंगे। सही है सर। ये लेद बेड होगा, ये लेद बेड है। लेद बेड में सर लीड स्क्रू होगा, और इसके ऊपर एक ग्रिप किया हुआ एक सैडल होगा जिस पर सारा कुछ रख के इधर उधर ले जाएंगे। ठीक है। सैडल के ऊपर सर, जब हम सैडल की बात करेंगे, इस सैडल के ऊपर एक क्रॉस स्लाइड होगा। कौन होगा? एकदम आराम से समझिएगा सर। इस सैडल, क्रॉस स्लाइड, क्रॉस स्लाइड के ऊपर एक होता है कंपाउंड रेस्ट। क्रॉस स्लाइड के ऊपर होगा एक कौन रेस्ट? कंपाउंड रेस्ट। कंपाउंड रेस्ट के ऊपर होगा ये टूल पोस्ट। टूल पोस्ट में लगल होगा टूल। टूल पोस्ट में क्या लगा होगा? टूल। ध्यान देना। सबसे नीचे बेड पर कौन होगा? सैडल, जो ऐसे ऐसे करेगा। सैडल के ऊपर होगा क्रॉस स्लाइड, क्रॉस स्लाइड के ऊपर होगा कंपाउंड रेस्ट, और कंपाउंड रेस्ट के ऊपर होगा टूल पोस्ट, टूल पोस्ट के ऊपर होगा टूल। लेकिन समझ में आएगा अभी नहीं, रुक जा। आई पूरे को कहते हैं कैरेज। पूरे को क्या कहते हैं? पूरे को क्या कहते हैं जनाब? पूरे को कहते हैं हम कैरेज। पूरे लेद मशीन का सबसे उल्टा टॉपिक है ये। तेरे बिना देखिए, ये टूल है, देखिए सर, हम सैडल हैं, ये बेड है, हम सिर्फ ऐसे ऐसे जा सकते। हम कौन है? हम सिर्फ ऐसे ऐसे जा सकते हैं, हम आगे पीछे नहीं जा सकते, क्योंकि इस पर मेरा ग्रिप बना हुआ है, बेड पर एक चैनल बना हुआ है। हम सिर्फ सर ऐसे और ऐसे कर सकते हैं। हम कौन है? कौन है हम? कौन है हम? कौन है हम? सैडल के ऊपर ये क्रॉस स्लाइड है, क्रॉस स्लाइड के ऊपर ये कंपाउंड रेस्ट है, कंपाउंड रेस्ट के ऊपर ये टूल पोस्ट है, टूल पोस्ट पे टूल रखा हुआ है। हम ये कह सकते हैं कि सैडल क्रॉस स्लाइड को धारण करता है, क्रॉस स्लाइड कंपाउंड रेस्ट को धारण करता है, कंपाउंड रेस्ट टूल पोस्ट को धारण करता है,
आई पूरा कैरेज है। अगर आपको आगे ले जाना है तो सर ये नहीं जाएगा, ये बंदा सिर्फ ऐसे ऐसे कर सकता है, ठीक है। अगर आपको आगे ले जाना है तो आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो आप क्रॉस स्लाइड इसको प्रकाल बॉक्स जो है यहां पे, या तो आप इसको आगे ले आओ, या दूसरा इसको यहीं छोड़ दो, क्रॉस स्लाइड को छोड़ दो, कंपाउंड रेस्ट को आगे ले आओ। अगर ये वर्कपीस है, हमको इसमें धसाना है टूल को, तो धसाना है सर तो आगे लाएंगे। तो इसके हम ये कह सकते हैं कि सैडल के द्वारा फीड देते हैं कि सैडल सिर्फ लेफ्ट राइट गाइड करता है, और क्रॉस स्लाइड और कंपाउंड रेस्ट के द्वारा फीड दे सकते हैं। इसके द्वारा सर टेपर टर्निंग भी होता है। अगर ऐसे गया तो स्ट्रेट टर्निंग करेगा, और अगर ये ऐसे झुक गया टेपर टर्निंग करेगा। यानी इसके द्वारा टेपर टर्निंग दोनों के द्वारा होता है। अब फीड भी दोनों के द्वारा दे सकते हैं। सबसे नीचे कौन? क्रॉस स्लाइड, कंपाउंड रेस्ट, टूल पोस्ट। सैडल किसको धारण करता है? क्रॉस स्लाइड को। क्रॉस स्लाइड किसको धारण करता है? कंपाउंड रेस्ट। कंपाउंड रेस्ट किसको धारण करता है? टूल पोस्ट। कट गया ऊपरे से। थोड़ा सा कैमरा पीछे करो तो, थोड़ा सा खींचो न पीछे। मुंडिये कट गया। हे किने घुमा दिया? ऊपरो देखो किने घूमियो रहा है। हो गया, ले लिया है, चुपता छोड़ दो तो। अरे वो लेट है 30 सेकेंड, जो तू अभी देख रहा है वो पहले का है। देखिए ये सैडल है, यह ना सैडल। इस सैडल के ऊपर क्या है? इस सैडल के ऊपर है क्रॉस स्लाइड, क्रॉस स्लाइड के ऊपर कंपाउंड रेस्ट, कंपाउंड रेस्ट के ऊपर टूल पोस्ट है। सैडल सिर्फ सर ऐसे जाएगा, और अगर आगे ले जाके धसाना है तो या तो इसको ले जाएंगे या तो इसको ले जाएंगे। टेपर टर्निंग दोनों के द्वारा होगा। थोड़ा सा टेढ़ा कर दोगे ऐसे टेपर में काट देगा, बोलो रे। और सबसे नीचे कौन? सैडल के ऊपर क्रॉस स्लाइड, क्रॉस स्लाइड के ऊपर कंपाउंड रेस्ट, कंपाउंड रेस्ट के ऊपर टूल पोस्ट। सही है, पढ़ो देखो। कहता है कैरेज नहीं, गियर बॉक्स मैकेनिज्म के लाभ है उससे पहले रे, वही ना है। गियर बॉक्स मैकेनिज्म के लाभ ये है कि सर दुए को गियर के लीवर द्वारा सारा काम हो जाता है, कम जगह में सारा काम कर देता है। कम जगह में अधिक स्पिंडल गति डिजाइन की जा सकती है। और दूसरा है केवल 2 लीवर ऑपरेट करने से गति बदल जाती है, अर्थात इसमें गति बदलने में कम समय लगता है कि ज्यादा। कुछ खास नहीं है। कैरेज, कैरेज देखिए सर, कहता है कटिंग टूल को सहायता देने। ये पूरा सर कटिंग टूल को सहायता दे रहा है। गाइड करने, विभिन्न दिशाओं में गति करने के लिए कैरेज का उपयोग करेंगे। कैरेज की सहायता से टूल को फीड दिया जा सकता है। कैरेज की सहायता से टूल को क्या दिया जा सकता है? फीड मतलब आगे ले जाके धसा सकते हैं। टूल को से कर दो, टूल से, को काट के से करो। टूल से फीड दी जा सकती है। कैरेज की सहायता से टेपर टर्निंग हो सकता है। सर ऐसे अगर झुका देंगे टेपर टर्निंग होगा कि नहीं? तो टेपर में काट देगा। अगर ऐसे रखोगे तो टेपर में नहीं काटेगा, सीधा काटेगा। कहता कैरेज की संरचना में निम्नलिखित चीजें हैं। कौन कौन? सैडल है, क्रॉस स्लाइड है, कंपाउंड रेस्ट है, और कौन है? टूल पोस्ट। पहला है सैडल। सैडल देखो तो लेद बेड पर रखा हुआ है, ऊपर से लेद मशीन के बेड पर। गाइडवे वही है, गाइडवे सबसे नीचे वाला, पर टूल के अक्ष के समानांतर। देखो ये ऐसे ले जाएगा समानांतर, आगे पीछे ले जाएगा क्या? समानांतर गति प्रदान करने के लिए सैडल का प्रयोग करते हैं। उसके बाद क्रॉस स्लाइड, देखो दोनों
सबसे नीचे वाला क्रॉस स्लाइड है, उसके ऊपर वाला कंपाउंड रेस्ट है। अब आते हैं क्रॉस स्लाइड में। देखो सर, एक क्रॉस स्लाइड क्या होगा, सैडल के ऊपर होगा, बोलो ना। ऐसे जॉब को टूल को फीड दिया जा सकता है, टूल से फीड दे सकते हैं, टेपर टर्निंग होगा कि नहीं होगा। कहता है इसके द्वारा टूल को स्पिंडल अक्ष के, अब देखो अगर ऐसे ऐसे है तो समानांतर है, और अगर ऐसे जाएगा तो परपेंडिकुलर लंबवत जाएगा। अगर ऐसे ऐसे जा रहा है तो समानांतर है, और ऐसे जाएगा तो लंबवत। कहता है इसके द्वारा टूल के स्पिंडल अक्ष के लंबवत फीड देकर फेसिंग किया जाता है। क्रॉस स्लाइड की मदद से टेपर टर्निंग किया जा सकता है, तथा क्रॉस फीड मतलब टेढ़ा करके भी काटा जा सकता है। क्रॉस मतलब सीधा की टेढ़ा। कहता है सिलेंड्रिकल टर्निंग करते समय कट की गहराई किससे दी जाती है, क्रॉस स्लाइड से दी जाती है। फिर कंपाउंड रेस्ट क्रॉस स्लाइड के ऊपर होगा। अच्छा देखे नहीं, क्रॉस स्लाइड के ऊपर कंपाउंड रेस्ट होगा। कंपाउंड रेस्ट की सहायता से बहुत छोटे वर्कपीस की टेपर टर्निंग की जाती है। क्रॉस स्लाइड कंपाउंड रेस्ट को क्या करता है, देखिए सर ये जो क्रॉस स्लाइड है ये कंपाउंड रेस्ट को धारण करेगा। क्रॉस स्लाइड के ऊपर कंपाउंड रेस्ट है, हम ये कह सकते हैं ये जो क्रॉस स्लाइड है इसके ऊपर कंपाउंड रेस्ट धारण किए हुए रहता है। अब बता टूल पोस्ट, कटिंग टूल को पकड़कर लेकर चलने वाले भाग को टूल पोस्ट कहते हैं। टूल पोस्ट किसके ऊपर स्थित होता है, टूल पोस्ट किसके ऊपर, कंपाउंड रेस्ट के ऊपर, बुलंदे। पता टूल पोस्ट कंपाउंड रेस्ट के ऊपर स्थित होता, फिर समझो बढ़िया समझ लो। इस सर अगर हम ये सैडल है, क्या ये सैडल है, सैडल के ऊपर क्रॉस स्लाइड है, कंपाउंड रेस्ट है, टूल पोस्ट है। सैडल का काम है सर समानांतर गति, चुप। ये जो सैडल है सर इसका काम है समानांतर में गति करना, और ई दोनों का काम है सर लंबवत ऐसे ऐसे ले जाना। टूल का अक्ष ये है, टूल का अक्ष यही ना है, तो अगर ऐसे ऐसे जाएगा टूल के अक्ष के समानांतर, ऐसे जाएगा टूल के अक्ष के लंबवत, तो सर इस दोनों से टेपर टर्निंग कर सकते हैं। ये दोनों से क्या कर सकते हैं, टेपर टर्निंग। थोड़ा सा झुका दीजिएगा, एक पे टूल है, अगर नहीं झुकाइएगा, अगर झुका दीजिएगा टेपरिंग में काट देगा, बोलो न रे। और सीधे रहिएगा तो स्ट्रेट में काटेगा, बोलवे नहीं करेगा। तो दोनों से फीड दे सकते हैं, दोनों से टेपरिंग कर सकते हैं, बोलो न रे। अगर हम टेपरिंग की बात करें, सबसे नीचे होगा सैडल, और सैडल के ऊपर होगा क्रॉस स्लाइड, कंपाउंड रेस्ट, टूल पोस्ट, आज सब मिला के होगा कैरेज। तो कैरेज का काम है टूल को विभिन्न दिशाओं में ले जाना, या तो ऐसे ले जाना ना तो ऐसे ऐसे ले जाना, तो दोनों काम ना हो जाएगा। आपको कहेगा कैरेज का काम है टूल को समानांतर ले जाना, लंबवत ले जाना, कि दोनों ले जाना, क्योंकि पूरा मिला के कैरेज है। गया। अब कहते हैं जनाब लेद मशीन के उपसाधन, ध्यान दीजिएगा लेद मशीन के अब उपसाधन क्या है। एक होता है साधन और एक होता है सर उपसाधन, ध्यान दीजिएगा। अगर मान लीजिए जैसे सर आप खाना खाते हैं, तो खाना खाते हैं तो चावल और दाल साधन है, और उसमें अलग से सर पकोड़ा छान के खाइएगा तो उपसाधन। जैसे आप सर जो मेन बात है वो साधन है, और जो साइड से सपोर्ट करेगा वो क्या है, उपसाधन। अगर मान लीजिए ध्यान दीजिएगा, अगर मान लीजिए कि हमने सर ये हेड स्टॉक पे वस्तु को, ये हेड स्टॉक
ये टेल स्टॉक बहुत लंबा वर्क पीस है ना। तो अगर सर मान लीजिए कि आप एक छड़ ले लीजिए लोहा का, यहां से लेके वहां लास्ट तक, एक साइड से हम हेड स्टॉक पकड़ लिए और एक साइड से आप सपोर्ट दे दिए लास्ट में टेल स्टॉक, आपको नहीं लगता बीच में लिप जाएगा? नहीं लिप जाएगा? तो बीच में जो सर लब जाएगा, बीच में जो सर टेढ़ा हो जाएगा, तो बीच में भी हम अगर एक सपोर्ट दे दिए, ये दोनों हो गया साधन, बीच में लगा दिए ये उपसाधन। उपसाधन हमारे कार्य क्षमता को बढ़ाएगा घटाएगा? पढ़िए तो। कहता उपसाधन वैसा पार्ट होता है जो लेद मशीन की कार्य क्षमता को बढ़ा देता है कि घटा देता है? उपसाधन का उपयोग कार्यखंड को पकड़ने तथा गाइड करने में होता है। सर उपसाधन का काम क्या है? कार्यखंड को पकड़ना या गाइड करना कि सीधा रहो? अब पकड़ेगा तो अपने गाइड हो जाएगा, वो सीधा हो जाएगा। बोलो ना। अब कहता लेद मशीन के उपसाधन है, सेंटर है, रेस्ट है, थ्रेड कटिंग डायल है, स्टॉक है, अटैचमेंट है। पहला है सर सेंटर, ध्यान दीजिएगा। पहला क्या है? अब सेंटर क्या है सर? कुछ नहीं है, ये वर्कपीस है ना, इसको ऐसे पकड़ लेंगे, ये सेंटर है बीच में। इसका जो सर अगर इसके चारों तरफ से टंगस्टन कार्बाइड का लेप लगा देते हैं, क्योंकि वर्कपीस जब घूमेगा तो छील देगा, तो टंगस्टन कार्बाइड का लेप लगा देंगे सर, ये छिलाएगा नहीं कितनों घूमेगा तो। इसका पॉइंट एंगल समझते हैं ना सर? ऐसा होता तो ये पॉइंट एंगल होता है ना, इस सेंटर का पॉइंट एंगल 60 डिग्री, 75 डिग्री और 90 डिग्री होता है। 60, 75 और कितना 90। लाइव नोज अगर होगा, लाइव सेंटर का जो शीर्ष एंगल होगा वो 60 डिग्री होता है। इसके लिए अगर पकड़िएगा, ई अगर नहीं रहेगा तो वो मैक्सिमम एंगल होता है इसका सेंटर का 60 डिग्री। और हमको ही बताइए, एक होता है डेड सेंटर, एक होता है लाइव सेंटर। मेनली सर पाइप नुमा आकार होगा, इसे पकड़ेगा बीच में। एक होता है लाइव सेंटर, एक होता है डेड सेंटर। हमको ही बताइए सर, अगर दोनों गति करे ऐसे ऐसे, तब ज्यादा घिसेगा कि एक अस्थिर है दूसरा गति करे तब ज्यादा घिसेगा? पहला वाला केस में कि दूसरा वाला केस? पक्का ना? तो देखो इसका मतलब इसमें दोनों घूमता है, यहाँ घर्षण के कारण रगड़ कम होता है, यहाँ एक अस्थिर रहता है दूसरा घूमता है, यहाँ घर्षण के कारण क्षति ज्यादा होता है। नहीं समझे? ये ऐसे ऐसे करेंगे तो सर घर्षण कम होगा, लेकिन ऐसे ऐसे करके रगड़ेंगे तो घर्षण ज्यादा होगा। अब देखिएगा, जब आपको ज्यादा गर्मी चाहिए होता है और आप हाथ गरमाना चाहते हैं तो ऐसे ऐसे रगड़ते हैं। कभी ऐसे ऐसे रगड़े हैं का? क्योंकि जब दोनों में गति होगा तो घर्षण कम होगा। एगो रुका हुआ रहेगा, एगो गति करेगा तो घर्षण ज्यादा हो। तो बताओ घर्षण कहाँ ज्यादा हो? डेड सेंटर में कि लाइव सेंटर में? एक अस्थिर रही गति में है तो यहाँ ज्यादा होगा, यहाँ तो दोनों ने गति में है। पढ़ना सर हम बोले लाइव सेंटर के लिए नोज का शीर्ष कोण 60 डिग्री, कितना? इसका जो सेंटर का कोण होता है 60, 75, 90 कुछ भी हो सकता है। अगर टंगस्टन कार्बाइड का लेप लगा दीजिएगा जल्दी घिसेगा क्या? पढ़िए तो। सेंटर दो सेंटर मतलब लाइव सेंटर और डेड सेंटर। दो सेंटर बोले तो लाइव सेंटर और डेड सेंटर। कहता दो सेंटर के मध्य लंबे बेलनाकार जॉब को सेंटर की मदद से पकड़ा जाता। सेंटर का पॉइंट कितना डिग्री? 60, 75 और 90 के कोण पर होता है। और सेंटर का लाइफ बढ़ाने के लिए इसे पॉइंट को हाई स्पीड स्टील का बनाया जाता है तथा टिप पर किसका लेप चढ़ाते हैं? टंगस्टन कार्बाइड का। लाइफ बढ़ जाएगा घट जाएगा? कहता है लाइव सेंटर का नोज का शीर्ष कोण कितना डिग्री? 60। और लाइव सेंटर की तुलना में डेड सेंटर अधिक घिसता है क्योंकि इसमें गति कम होने के कारण घर्षण अधिक। कौन ज्यादा घिसता है, लाइव के डेड? क्लियर है? अब है रेस्ट। रेस्ट क्या है सर? रेस्ट भी वही है, उपसाधने है, ये भी जॉब को सपोर्टे देता है। लेकिन सर इसमें ऐसा नहीं होता है, इसमें 3 जबड़ा होता है। कितने जबड़े होते हैं जनाब?
तीन जबड़ा होगा तीनों तरफ से, एक जबड़ा इधर से, एक जबड़ा इधर से, एक जबड़ा होगा यहाँ बीच में उधर से। मतलब ये वर्क पीस है ना, इसको तीन जबड़े ऐसे पकड़े हुए होंगे। आप देखिए फिगर में आपको दिख जाएगा। देखें सर, तीन गो जबड़ा व्हाइट कलर में, तीन गो जबड़ा पकड़े हुए हैं। अब हमको ये बताइए सर, रेस्ट का प्रयोग अगर आपको करना है तो रेस्ट का प्रयोग कब करेंगे, उसका कंडीशन है। अब मान लो वर्कपीस बहुत छोटा है तो करेंगे क्या सर? कब करेंगे? जब रेस्ट का प्रयोग तब करेंगे जब इसका व्यास के 10 गुना, अगर ये 5 है तब 50 mm से ज्यादा लंबा हो, तब ये लचकेगा। अगर आप ये इतना मोट का पाइप ले लीजिए, यहां से वहीं तक का लीजिएगा तो की फर्क पड़ जाएगा? लचक जाएगा का? लचकेगा का? तो इसके व्यास के 10 गुने से अधिक अगर लंबाई हो तो लचक जाएगा, तो वहां रेस्ट का प्रयोग करेंगे। इसमें कितने जबड़े हैं? तीन जबड़े ऐसे वर्कपीस को पकड़ेंगे। तीनों जबड़े का जो टिप होगा उस पर टंगस्टन कार्बाइड का लेप लगाएंगे, और नहीं लगाएंगे तो बार बार ऐसे घूमेगा तो जबड़े घिस जाएगा। बोलो रे, तो सर टंगस्टन कार्बाइड का लेप लगाएंगे। दूसरा, रेस्ट दो प्रकार का होता है, एक होता है स्टडी रेस्ट, एक होता है फॉलोअर रेस्ट। आप कहेगा ई क्या मामला है सर? स्टडी रेस्ट और फॉलोअर रेस्ट का मामला ये है जनाब कि अगर ध्यान देना, एकदम समझ में आएगा, थोड़ा सा धीरे धीरे। जैसे ये वर्कपीस है, एक समान है कि असमान है? समान है कि असमान है? ये क्या है? ये समान आकार का है। अरे पगलवा, ये असमान आकार का है, ये समान आकार का है। लाइन ने उन्हें ड्राइंग वाला काम होने रखो। ये समान आकार का है और ये है ना। अब हमको ये बताइए, रेस्ट दो प्रकार का, एक स्टडी रेस्ट है, दूसरा फॉलोअर रेस्ट। जैसे आप किसी आदमी को कहते हैं कि भाई ये बहुत लंबा है ना, हम पकड़ ले जाते हैं, तुम छिल ले जाओ। दो बातें हो सकती है। जैसे मान लीजिए कि हम किसी आदमी को कहते हैं कि बाबू रे टेढ़ा हो जा रहा है ना बीच में, तो एक तो आदमी यहाँ पकड़ ले रहेगा, एक तो डेड सेंटर यहाँ से सपोर्ट दे देगा। हम कहेंगे भाई रे हम यहाँ पकड़ ले जाते हैं, तुम छिल ले आओ। हम भी बढ़ ले जाएंगे, तुम भी बढ़ ले जाना। जैसे यार, जैसे ये मान लो हेड स्टॉक है, पकड़ लिया, देखो हम सही जगह पे पकड़ लिया। इटेल स्टॉक है, इटेल स्टॉक है ना, इधर देखें, हेड स्टॉक, आइटेल स्टॉक। हम सर एकदम ओरिजिनल वाला कटिंग टूल ले लिए हैं। ये तभी वर्कपीस नाच रहा है, ऐसे पकड़ो तब ना नाचेगा, पकड़ना नहीं है, ऐसे नहीं रहेगा, पकड़ेगा तो ये। अब सर मामला ये है कि अब हम कह रहे हैं कि भैया हम यहां पकड़ ले तीन गो जबड़ा से, ये बीच में लचक जा रहा है। ई भी सर, ई भी जकरा पे फिक्स है, ई सेडल पर है, ई भी हम सेडले पर एक सपोर्ट दे दिए। हम कहेंगे भैया तुम काट ले जाओ, हम सीधा करके पकड़ ले जाते। ये हो गया फॉलोअर, फॉलो कर रहा है। क्या हो गया? ये फॉलोअर हो गया, लेकिन कटिंग टूल के साथ ही आगे बढ़ेगा ये। तो ई भी सेडल पर, ये पूरा सर क्रॉस स्लाइड कंपाउंड सब सेडल पर ना है, इसको भी सेडल पर दे देंगे। जैसे जैसे ई बढ़ेगा ई भी बढ़ ले जाएगा। बोलो रे, ये तो सीधा वर्कपीस है तो। लेकिन अगर यही वर्कपीस हमारा, अगर यही वर्कपीस मान लो कि टेढ़ा रहता, कैसा रहता? कोई बात नहीं। अगर ये मान लो
पकड़ो, ये वर्कपीस टेढ़ा है ना, पकड़ो, पकड़िए लो, वैसे नहीं हो, ये वर्कपीस टेढ़ा है, तो टेढ़ा है तो सर फॉलोअर, ये कटिंग टूल तो ऐसे करके हम ऊपर नीचे कर लेंगे, लेकिन यहां पर अगर हम फॉलोअर रेस्ट लगाएंगे तो रेस्ट को ऐसे ऐसे ही कर पाएगा, ये तो सैडल पर फिक्स है, तो खाली ऐसे जाएगा, ये जाएगा, ये हम अप डाउन कर सकते हैं, ये इसमें क्रॉसलाइट कंपाउंड रेस्ट पर भी है, क्रॉसलाइट कंपाउंड रेस्ट को जिधर चाहे उधर मूव कर सकते हैं, ये तो सैडल पर है बेचारा, ये तो सिर्फ ऐसे ऐसे करेगा, ये ऐसे ऐसे नहीं कर पाएगा, तो यहां हम लोग क्या करेंगे, फिक्स एक स्टडी अस्थिर रेस्ट लगा देंगे, क्या भैया हैना से काट लो, हैना से काट लो, जेना से काटना है काट लो, फॉलो नहीं होगा क्योंकि वर्कपीस टेढ़ा है, इसका मतलब अगर वर्कपीस टेढ़ा हो, वर्कपीस अगर सीधा होगा तो स्टडी की फॉलोअर हो गया, अगर वर्कपीस सीधा है, ध्यान देना, वहीं चले जाओ, देखो मामला गड़बड़ हो रहा है, अगर वर्कपीस सीधा है तो फॉलोअर रेस्ट, बोलो रे, अगर वर्कपीस टेढ़ा है स्टडी रेस्ट ना, क्योंकि सर इसमें फॉलो करना संभव नहीं है, ध्यान देना, तुम देख लो, ठीक है, एक अगर हम फिर से बात करते हैं, रेस्ट का काम है, वर्कपीस उस पर रेस्ट करेगा, वर्कपीस उस पर क्या करेगा, रेस्ट करेगा, बोलो ना, तब रेस्ट दो प्रकार के, स्टडी और फॉलोअर, फॉलोअर रेस्ट होगा जब वर्कपीस समान होगा तभी ना फॉलो करेगा, स्टडी रेस्ट किसके लिए, और समान, स्टडी रेस्ट किसके लिए, सर फॉलोअर रेस्ट सैडल पर फिक्स होगा, कहां पर फिक्स होगा, कितने जबड़े होंगे, तीनों जबड़े के ऊपर टंगस्टन कार्बाइड का टिप पर लेप चढ़ाया हुआ होगा, पढ़ो तो, लेद मशीन, बताओ छोटा वर्कपीस के लिए होगा क्या, छोटा वर्कपीस लचकवे नहीं करेगा, तो सपोर्ट देगा, कहता लेद मशीन पर लंबे कार्यखंड की टर्निंग करते समय टेढ़ा होने से बचाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, रेस्ट का प्रयोग उस कार्यखंड के लिए करेंगे जिसकी लंबाई उसके व्यास से कितने गुने से अधिक हो, रेस्ट दो प्रकार का, स्टडी रेस्ट और फॉलोअर, स्टडी रेस्ट लेद बेड पर एक ही स्थान पर स्थिर रहेगा, स्टडी है तो स्थिर रहेगा, फॉलोअर है तो फॉलो करेगा, कहता स्टडी रेस्ट के नीचे के आधार कास्ट आयरन या कार्बन स्टील का बनाया जाता है, और स्टडी रेस्ट में जौ की संख्या कितनी, दोनों में जौ की संख्या 3 होती है, और समान सतहों वाले कार्यखंड, देखो और समान सतह वाला कार्यखंड है स्टडी की फॉलोअर, किसका, और समान सतहों वाले कार्यखंड के लिए स्टडी रेस्ट के द्वारा स्थिर किया जाता, फॉलोअर रेस्ट, यह रेस्ट कैरेज के सैडल पर लगाया जाता है तब ना फॉलो करेगा, तथा कैरेज के साथ साथ चलता है, फॉलोअर रेस्ट कार्बन स्टील या कास्ट आयरन का बना होता है जो समान सतह के लिए या असमान सतह के लिए, सर फॉलोअर रेस्ट किसके लिए, समान के लिए और असमान के लिए, कहता है रेस्ट के टिप पर टंगस्टन कार्बाइड का अटैचमेंट किया जाता, ये जो सर रेस्ट का टिप होगा जबड़ा का, उस पर टंगस्टन कार्बाइड का अटैचमेंट कर देंगे, जल्दी घिसेगा क्या, अब कहता है जनाब कटिंग ऑपरेशन, कटिंग ऑपरेशन में पहला है सर टर्निंग ऑपरेशन, टर्निंग जानते हैं, टर्निंग कुछ नहीं है सर, अभी जो पेंसिल हम आपको छील के बता रहे थे ना, दिस इज द ऑपरेशन ऑफ टर्निंग, ये कौन ऑपरेशन है, टर्निंग में व्यास को कम करेंगे, अब टर्निंग भी दो प्रकार का होता है, ये देखो ये टेपर टर्निंग है, ये टेपर टर्निंग है क्या स्ट्रेट टर्निंग है, कौन टर्निंग है, टेपर टर्निंग है, मामला ये है जनाब कि अगर स्ट्रेट टर्निंग होगा तो व्यास को कम करेगा, नहीं करेगा, अभी ये सर टर्निंग किए हैं तो अगर ये व्यास को कम किया कि ज्यादा, तो सर व्यास को कम करेगा, अब हमको ये बताइए टर्निंग अगर स्ट्रेट टर्निंग होगा तो बेलनाकार बनेगा कि शंक्वाकार बनेगा, स्ट्रेट टर्निंग होगा तो कैसा बनेगा, स्ट्रेट टर्निंग होगा तो कैसा बनेगा, बेलनाकार बनेगा, टेपर टर्निंग होगा तो, पढ़ो
टर्निंग, कहता है इसे स्ट्रेट टर्निंग भी कहा जाता है, और इसमें वर्कपीस को किसी भी विधि द्वारा पकड़ा जा सकता है, चाहे वो कॉलेट चक से पकड़ो, चाहे वो फोर्जर चक से पकड़ो, चाहे वो फेस प्लेट पे पकड़ो। इसमें बनने वाले कार्यखंड कैसे होते हैं, कैसे होते हैं रे? इसलिए इसे सिलेंड्रिकल टर्निंग कहा जाएगा। कहता है वर्कपीस को टर्निंग करते समय फीड का चयन करने के लिए, अब बताओ फीड मतलब कितना डेप्थ ऑफ कट देंगे, ये किस किस चीज पर निर्भर करेगा? वर्कपीस पर, कटिंग टूल की ज्योमेट्री पर, मतलब कटिंग टूल में धार है कि नहीं। अगर कटिंग टूल की ज्योमेट्री खराब है, धार नहीं है, तो ज्यादा डेप्थ ऑफ कट दे सकते हैं क्या? आप कूलेंट पर का भी ध्यान रखें, कूलेंट अगर देंगे तो डेप्थ ऑफ कट ज्यादा भी दे देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़े। पढ़ो, वर्कपीस को टर्निंग करते समय फीड का चयन करने के लिए कटिंग टूल की ज्योमेट्री, कार्यखंड की कठोरता और शीतलक का ध्यान रखना चाहिए। अब बताओ कार्यखंड अगर ज्यादा कठोर होगा तो कटिंग स्पीड, कार्यखंड अगर मुलायम होगा तो कटिंग स्पीड। बताओ टर्निंग में अच्छा फिनिश प्राप्त करना है, बताओ फिनिशिंग अच्छा प्राप्त करना है तो स्पीड कम की स्पीड ज्यादा। अब फीड, अरे फीड मतलब डेप्थ ऑफ कट कम कम धसा के काटेंगे कि ज्यादा धसा के काटेंगे? पढ़ो, टर्निंग में अच्छा फिनिश प्राप्त करने के लिए स्पीड को कम तथा फीड को भी क्या रखा जाता है, कम रखा जाता। अगला है सर आपका फेसिंग। आप कहेगा सर फेसिंग क्या होता है? तो फेसिंग में सर हम लोग क्या करते हैं कि अगर 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 ये कोई वर्कपीस है ना, इसको इस पर पकड़े हुए हैं और हम चाहते हैं सर इसमें सटा के और इसका एक परत उड़ा के पूरा चिकना कर दें। इसको जैसे आप सर इसको थोड़ा सा यहां सटाइएगा ना, ये तुरंत ही नाचते रहेगा, एक परत सट से उड़ा देगा। किसी एक एंड में, किसी एक साइड में एक परत को उड़ा के चिकना बना देना फेसिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? अरे जैसे हम लोग फेशियल करवाते हैं ना, फेशियल करवाते हैं तो बाहरी सतह को चिकना बनाते हैं। कितना आदमी जो अपने लाइफ में कभी फेशियल नहीं करवाया? तुम करवाया है रे? भैया के ब्याह में करवाया होगा। कितना आदमी अपने भैया या किसी के शादी में करवाया है? हाँ होगा 4-5। हम भी आज तक नहीं करवाए, कभी जरूरत ही नहीं हो। भगवान जी इतना स्मार्ट बना के भेज दिए कि जरूरत। हंस दिया ना, हंस दिया ना, हंस लो हंस लो हंस लो बाबू। देखो अगर हम फेसिंग की बात करें, तिवारी जी नहीं है क्या? मार्कर में इंक भरेगा। वेयर इज द इंक? खाना खा रहे हैं तो खाने दीजिए, उसमें है क्या? जैसे ये कोई वर्कपीस है और इसका बाहरी सतह का एक परत आपको हटा देना, यही फेसिंग कहलाएगा। कुछ नहीं करना है, ये जो कटिंग टूल है इसको सर ऐसे ले जाके सटा दोगे, बढ़ाते जाओगे कट जाएगा। अब अगर ये कट जाएगा तो मान लो कि हमने जो है सर ऐसा है, हम यहां पर कटिंग टूल सटा दिए, कटिंग टूल हमने यहां सटा दिया। सटाने के बाद प्रोबेबिलिटी देखो क्या है। अगर हम, ये तो कैरेज पर होगा ना, कटिंग टूल सैडल, उसके बाद कंपाउंड डेस्क, क्रॉस स्लाइड, फीड टूल पोस्ट पर होगा। अगर ये पूरा कैरेज है, अगर हम इसे सटाते हैं, अगर मान लो ये इधर भाग गया, इधर इधर अगर भाग गया, क्योंकि ये तो ऐसे से मूव कर सकता है ना, अगर ये भागा ऐसे तो ऐसा वर्कपीस बना देगा, ऐसा काट देगा। ऐसा अगर काट देगा तो ये उत्तल है कि अवतल है? कौन शेप है? उत्तल है। अगर इससे बचना है तो कैरेज पर एगो लकड़ी का लट्ठा डाल दो, तब तो ये भाग नहीं पाएगा। इधर नहीं, उधर तो जा ही नहीं सकता, बड़ा सा वर्कपीस है, उधर धस नहीं सकता हो जाए। जब इधर से चूंकि एगो पपड़ी निकाल रहे हैं, बहुत पतला निकाल रहे हैं, तो इधर भागेगा। बुझा रहा है? इधर राइट भागेगा कि लेफ्ट भागेगा?
लेफ्ट में ना भागेगा, क्योंकि लेफ्ट में तो इतना मोटा वर्क पीस है, इधर तो पपड़ी निकाल देते इधर बाढ़ के। अगर तो हम लोग क्या करेंगे जनाब, ये ऐसा शेप बन जाएगा उत्तल। आपको कहेगा कैरेज को लॉक नहीं करने पर फेसिंग में कैसा शेप बन जाएगा, उत्तल या अवतल। अब बाद बाकी किसी भी कारण से अवतल बने, बाद बाकी दूसरा कोई कारण हो जाएगा तो कैसा बनेगा, अवतल। अब फेसिंग मतलब बाहरी सतह को चिकना बनाना। पढ़िए तो, किसी जॉब के सिरे को समतल बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, फेसिंग कहलाता है। अर्थात फेस को चिकना बनाना क्या कहलाता है, फेसिंग कहलाता है। फेसिंग करते समय कैरेज को लॉक नहीं होने पर फेस कॉन्वेक्स उत्तल आता है, तथा अन्य किसी भी कारण से क्या आता है, क्या आता है, अवतल आता है। अब है सर ग्रूविंग। ग्रूव का मतलब होता है सर खांचा। ग्रूव का मतलब खांचा कह दीजिए कि चैनल कह दीजिए, ध्यान दीजिएगा। अगर ये वर्कपीस है, ये वर्कपीस है जनाब, आपने क्या किया, यहां पर कटिंग टूल सटाया, तो सटाइएगा तो गोल गोल घूमेगा, गोल गोल घूमेगा, दोनों तरफ से काट देगा। इसी को ग्रूविंग कहते हैं, खांचा बनाना। क्लियरेंस का मतलब होता है खाली जगह। तो बताइए जब ग्रूविंग किया तो खाली जगह बना कि नहीं बना, नहीं बना। तो ग्रूविंग करने के बाद सर खाली जगह बनता है, और एक कटिंग टूल को क्लियरेंस मिलता है, खाली जगह मिल पाता है। अगर ग्रूविंग करते हैं तो एक लाइन का बाद है, देखिए दोनों तरफ से खाली जगह आपको मिल जाएगा। पढ़िए तो देखिए तो फिगर, हमको ही बताइए, जैसा खांचा बनाना होगा वैसा ही वर्क पे टूल लेंगे, क्योंकि इसको ऐसे सटा देना है। तो अगर ऐसा खांचा बनाना होगा तो ऐसा टूल लेंगे, ऐसा खांचा बनाना होगा तो ऐसा टूल लेंगे। बोलो न रे, कहता है ग्रूव। ग्रूव बनाने का उद्देश्य कटिंग टूल को क्लियरेंस प्रदान करना है। इस प्रक्रिया में खांचे की आकृति के अनुसार क्या बनाया जाता है, टूल बनाया जाता है। उसके बाद है सर जनाब आपका नर्लिंग। क्या है जनाब, ध्यान दीजिएगा। नर्लिंग की अगर हम बात करें तो हम लोग बहुत पहले से आप पढ़ते आ रहे हैं कि नर्लिंग क्या है। नर्लिंग में हम आपको बोले थे कि वर्कपीस के किसी भी चीज के बाहरी सतह को, कि जो खुरदरा बनाते हैं यही नर्लिंग है। बाहरी सतह को खुरदरा बनाना क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, नर्लिंग कहलाता। अब मामला ये है जनाब कि जो नर्लिंग है कैसे होता, तो ऐसा ही टूल, जैसा ही खुरदरा है ना वैसा ही, ऐसा टूल से नहीं होता है, वैसा ही खुरदरा टूल इसमें लाके सटा देते हैं, तो खुरदरा जैसा खुरदरा रहता है वैसा खुरदरा बना देता है। और नर्लिंग ऑपरेशन की अगर हम बात करें तो नर्लिंग ऑपरेशन टर्निंग ऑपरेशन, टर्निंग समझते हैं सर, टर्निंग मतलब व्यास को कम करना। टर्निंग ऑपरेशन के बराबर स्पीड का नहीं होता है। अगर टर्निंग ऑपरेशन 30 आरपीएम पे होगा तो नर्लिंग ऑपरेशन उसका 1/3 10 आरपीएम पे होगा। आपको यह कहे मास्टर साहब, क्योंकि इसमें पतला पतला खांचा बनाना होता है। बहुत तेजी से अगर स्पीड से चलाइएगा तो इतना स्पीड से चलेगा, खांचा नहीं बनेगा, काट खोट के निकल जाए। तो नर्लिंग ऑपरेशन कम स्पीड पे कि ज्यादा स्पीड पे, और टर्निंग के कितना गुना कम, 1/3 गुना। और सर नर्लिंग अलग अलग प्रकार का होता है, कोर्स होता है, मीडियम होता है, फाइन होता है। अगर ये मोटा नर्लिंग होगा, मोटा ये खांचा कटेगा, कहेंगे कोर्स। अगर पतला, उससे पतला होगा तो मीडियम, अब बहुत पतला पतला होगा तो फाइन। ये फाइन है अभी, ये क्या है अभी, फाइन मतलब पतला की मोटा, पतला की मोटा। कहता है इस टूल को, जो टूल इस पर नर्लिंग करेगा उसे नर्लिंग टूल कहते हैं। कौन टूल कहते हैं, पढ़िए तो सर। मापक यंत्रों, गेज तथा औजारों के बाहरी सतह। गेज में आपको याद होगा सर, रिंग गेज हम पढ़ाए थे। रिंग गेज क्या पढ़ाए थे, बाहरी सतह खुरदरा होता है जिस पर नर्लिंग किया जाता है, याद है। रिंग गेज 3 प्रकार का था, प्लेन रिंग गेज, टेपर रिंग गेज, थ्रेड रिंग गेज। बोलो रे, प्लेन रिंग गेज से बाहरी व्यास के अंदरूनी व्यास। वेरी गुड। कहता है मापक यंत्र, गेज तथा औजारों की बाहरी सतह खुरदरी बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, नर्लिंग कहते हैं। नर्लिंग के लिए एक विशेष प्रकार के टूल का प्रयोग किया जाता है जिसे कौन टूल कहते हैं, कौन टूल कहते हैं, नर्लिंग टूल। नर्लिंग ऑपरेशन में टर्निंग ऑपरेशन का कितना गुना स्पीड,
कितना गुना स्पीड? 1/3 गुना स्पीड पर होता है। नर्लिंग के ग्रेड्स कौन कौन है? कोर्स, मीडियम और फाइन। अब बताओ, कोर्स, अगर कोर्स की बात करें तो मोटा की पतला? मोटा की पतला? मोटा की पतला। देखिए 1 पॉइंट, अगर हम कोर्स की बात करें, किसकी बात करें जनाब? अगर कोर्स में आप नर्लिंग करते हो मतलब मोटा होगा, और अगर मीडियम में करते हो तो इससे पतला होगा। अगर फाइन में करते हो एकदम पतला हो। तो पिच जानते हो सर? दो दांतों के बीच की दूरी को पिच कहते हैं। इसमें जो दो दांतों के बीच की दूरी होगी 1.75 mm होगी। मीडियम में जो दो दांतों के बीच की दूरी होगी 1.25 mm होगी। और इसमें जो दो दांतों के बीच की दूरी होगी 0.75 mm। mm लिखने की जरूरत है क्या? वहां पर mm में ही लिखा जाता है। तो सर कोर्स में 1.75, मीडियम में 1.25 और फाइन में 0.75। देखो तो इसमें कम ना दूरी होगा, तो ज्यादा रुखड़ा कौन होगा? ज्यादा कोर्स ना होगा। पढ़िए, कहता है कोर्स ग्रेड, मोटा की पतला। यह इसमें ग्रेन्स मोटे होते हैं। इसमें ग्रेन्स कैसे होते हैं? मोटे होते हैं। उसके बाद इसमें नर्लिंग का पिच अधिक होता है, लगभग कितना mm? मीडियम ग्रेड, इसमें ग्रेन कोर्स ग्रेन से पतला होता है, तथा इसमें पिच की कोर्स भी पतली होती है, लगभग कितना? 1.25। अब फाइन, इसमें ग्रेन सबसे पतला होता है तथा पिच लगभग कितना mm होता है? 0.75 mm होता। अब देखो, कहता है ड्रिलिंग। ड्रिलिंग तो जानते हो सर, पहली बार छेदेंगे ड्रिलिंग है ना, और दूसरी बार बोरिंग, और साफ सुथरा करेंगे रिमिंग। पढ़ाए सर पीछे। तो ड्रिलिंग में अगर हम बात करें तो वर्कपीस को पहली बार छेदेंगे, और ड्रिल बिट को कहां पकड़ेंगे? टेल स्टॉक की हेड स्टॉक? टेल की हेड। कहता है वर्कपीस को पहली बार छेद करना क्या कहलाता है? ड्रिलिंग कहलाता है। लेद मशीन में ड्रिल बिट को टेल स्टॉक पर लगाया जाता है, और लेद मशीन में ड्रिल बिट का प्रयोग करके ड्रिलिंग किया जाता है। बोलो ना रे, अब गौर फरमाइएगा। क्या फरमाइएगा जनाब? अब अगला है सर बोरिंग। अगला क्या है हमको ये बताइए। कहीं पर छेद किया हुआ है, मान लिया ढलैया कर दिए हैं ढलवा लोहा का, और ढालते समय ही उसमें एक छेद छोड़ दिए, और उस छेद को आप बड़ा कर रहे हैं, यानी कास्टिंग कर दिए हैं, लोहा को पिघला के जमा दिए हैं, और उसमें एक छेद कर दिया, अब उस छेद को हम बड़ा कर रहे हैं, तब बोरिंग होगा कि नहीं? अब कहीं पर ड्रिलिंग कर दिया, अब छेद को बड़ा करेंगे तो बोरिंग होगा कि नहीं? नहीं होगा। छोटे आकार का छेद को बड़ा करना तो बोरिंग टूल, उस औजार को कहते हैं बोरिंग टूल। अब बड़ा आकार का अगर बोरिंग करना, बोरिंग बार। छोटा आकार का अगर बोरिंग करना, बोरिंग टूल। अब बड़ा आकार का बोरिंग करना, बोरिंग बार। बोलेंगे। अब अगर हम बात करें साहब, बोरिंग जो है इंटरनल टर्निंग है कि एक्सटर्नल टर्निंग? अरे अंदर घुस के छेद करता है कि बाहर से? तो इंटरनल टर्निंग हुआ कि एक्सटर्नल? इंटरनल की एक्सटर्नल? इंटरनल की एक्सटर्नल। अब मामला ये है जनाब कि अगर सीधा सीधा टर्निंग किए स्ट्रेट तो सिलिंड्रिकल बनेगा, अगर टेढ़ा बोरिंग टूल है ऐसा तब तो टेपर बनेगा। तो टेपर बनेगा, शंकु के आकार का बनेगा। मान लेते हैं कि हमने बोरिंग कर दिया, अब बोरिंग टूल ये फंसा हुआ है इसमें, अब हमको देखना है गेज के द्वारा कि सही में हम सही बोरिंग मेरा हुआ है कि नहीं। तो क्या करना होगा, इस टूल को एकरे में रहने देना होगा कि इसको दूर ले जाना होगा? अरे इसको टेल स्टॉक को दूर ले जाएंगे, कैरेज वगैरह जो होगा कटिंग टूल सबको दूर ले जाके तब ना प्लग गेज से नापिएगा। इंटरनल डायमीटर प्लग गेज से कि स्नैप गेज से? प्लग है ना, प्लग जैसा घुसता है। अगर आपको कहेगा अगर बोरिंग हो गया है, अब हमको नापना है, तो कैरेज और टेल स्टॉक को दूर ले जाएंगे, वहीं छोड़ देंगे। ऐसे छेद हो गया, अब इसको सर हटा के दूर ले जाएंगे, कैरेज होगा उसको भी दूर ले जाएंगे, अब बढ़िया से नापेंगे। बोलो ना रे।
अब कहता है जनाब कि बोरिंग टूल, ध्यान देना, कौन टूल, कौन टूल, कौन टूल, हेलो, कौन 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 बोल रहे हैं, कहां से? आप देखिए बोरिंग से क्या करते हैं, ब्यास को बड़े न करते हैं रे, बोरिंग से ब्यास को क्या करते हैं, तो ये इंटरनल टर्निंग है कि एक्सटर्नल टर्निंग, पक्का ना, सीधा अगर टर्निंग होगा तो स्ट्रेट और टेपर होगा तो टेपर, बोलवे नहीं करेगा। अब एक होता है बोरिंग टूल, एक होता है बोरिंग बार। तो छोटा आकार का बोरिंग अगर होगा तो बोरिंग टूल, अब बड़े आकार का होगा तो बोरिंग बार, बोलिए ना। और अगर हम बात करें सर, हमको ये बताइए कि बोरिंग टूल और छेद संकेंद्रीय होगा कि टेढ़ा होगा? अगर संकेंद्रीय नहीं होगा तो कैसे बोरिंग करेगा? कि छेद जो ड्रिलिंग किए हुए हैं इसके संकेंद्रीय ना होगा, संकेंद्रीय मतलब दोनों का एक ही केंद्र होगा कि अलग अलग केंद्र होगा? और होता बोरिंग कहता है इस प्रक्रिया का उपयोग करने से पहले ड्रिलिंग किया जाता है। सही बात कह रहा है कि गलती बात कह रहा है? कहता है इस प्रक्रिया के द्वारा कास्टिंग और ड्रिलिंग के द्वारा किए गए छेद को बड़ा किया जाता है। सही है कि गलती है? बोरिंग करने वाले टूल को बोरिंग टूल या बोरिंग बार कहते हैं। अब बोरिंग टूल छोटे आकार के लिए और बोरिंग बार, बोरिंग बार किसके लिए? बड़े आकार के लिए। अब कहते हैं जनाब अगर बोरिंग टूल के द्वारा टर्निंग किया जाता है तो बेलनाकार शेप का निर्माण होता है। अगर टेपर टर्निंग करते हैं तो किस आकार का निर्माण होता है? शंकु के आकार का शेप का निर्माण होता। बोरिंग के फलस्वरूप व्यास को नापने के लिए कौन गेज का प्रयोग करेंगे? प्लग गेज का प्रयोग किया जाता है। और उस समय टूल पोस्ट और कैरेज को दूर ले जाएंगे कि वहीं छोड़ देंगे? टूल पोस्ट हो गया तो कैरेज न हो गया रे, टूल पोस्टे को सहित ना कैरेज कहा जाता है, या टेल स्टॉक सबको दूर ले जाएंगे। बोरिंग टूल तथा होल का सेंटर एक होगा कि अलग अलग होगा? ये सर बोरिंग टूल है और ये होल है, दोनों का सेंटर एक ना होगा। अब कहते हैं सर थ्रेडिंग की कहते हैं जनाब, की कहते हैं जनाब? थ्रेडिंग का मतलब हुआ चूड़ी काटना। तो चूड़ी मेनली भी आकार का इस पर काटा जाता है। किस आकार का काटा जाता है? भी आकार का चूड़ी काटा जाता है। गौर फरमाइएगा जनाब कि अगर ये वर्कपीस है, हमको इस पर चूड़ी काटना है, तो चूड़ी काटना भी आकार का, मेनली भी आकार का चूड़ी इस पर कटता है। हमको ये बताओ, ये कटिंग टूल को सीधा रखेंगे कि टेढ़ा रखेंगे? टेढ़ा। सीधा रखेंगे चूड़ी कट जाएगा। जैसे सर अगर आप इससे चूड़ी काटते हैं तो क्या करते हैं? इसको सीधा रखते हैं कि इसको टेढ़ा कर देते हैं? अभी इस पर हमको चूड़ी काटना है तो इस पर हम सीधा सीधा काटेंगे, बोलो न? तो सीधा रखेंगे कि टेढ़ा रखेंगे? ये जो कटिंग टूल है जनाब, ये 90 डिग्री पर होगा। कितना डिग्री पर? हम ये कह सकते हैं कि जब थ्रेड काटेंगे मतलब चूड़ी काटेंगे और लेद मशीन पर भी आकार का थ्रेड कटता है, और यहाँ पर वर्कपीस और कटिंग टूल लंब रूप से होता है, बोलो ना रे, पढ़ो। कहता थ्रेडिंग, इसका उपयोग लेद मशीन के द्वारा चूड़ी काटने में होता है। इसके द्वारा कौन थ्रेड काटा जाता है? कौन थ्रेड काटा जाता है? भी थ्रेड काटा जाता। भी थ्रेड काटने के लिए थ्रेडिंग टूल तथा वर्कपीस के अक्ष के साथ टूल के अक्ष को लंब रूप से रखेंगे। वर्कपीस को बिल्कुल सेंटर में रखेंगे, रखते हुए वर्कपीस को बिल्कुल सेंटर में रखेंगे कि वर्कपीस ऐसे टेढ़ा होगा। आप बता, रीमिंग रीमिंग पढ़ाए हैं सर आपको? क्या पढ़ाए हैं बताइए तो? हम बताए थे फ्लूट्स की संख्या सम, स्पेसिंग की संख्या भी सम, बताए थे। अगर ऐसा होगा तो फिनिशिंग बढ़िया होगा। अब बढ़िया अगर फिनिशिंग होगा सर तो व्यास को नापना आसान होगा, क्योंकि कहीं छोटा कहीं बड़ा अगर होल हो गया तो व्यास नापने में मुश्किल होगा, पता नहीं चलेगा कहाँ नापना है,
बोलो न रे। सर सबसे पहले करते हैं ड्रिलिंग, फिर करते हैं बोरिंग, और तब लास्ट में ज्यादा से ज्यादा काट के रिमिंग कर देते हैं। तो सबसे ज्यादा तो रिमिंग है में ना काटते हैं, बोलो ना रे। तो सबसे ज्यादा कटिंग फ्लूइड किस में लगेगा, मतलब कूलेंट किस में लगेगा, रिमिंग में, क्योंकि इसमें टूल ज्यादा गर्म आता है। हम बोले थे सर दांतों की संख्या सम और स्पेसिंग की संख्या विषम। अगर वैसा करेंगे हम सर, वैसा क्यों करेंगे, तो वैसा करने से समान व्यास बनेगा यहाँ से वहां तक। तो व्यास को कहीं भी नाप लोगे, प्लग गेज से तो नाप, एक जगह नापोगे सब जगह का नापा जाएगा, बोलो ना रे। पढ़ो तो। ड्रिलिंग प्रक्रिया में बने होल को एक्यूरेट एवं फिनिश करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, रिमिंग का। रिमिंग करने के लिए रिमर का प्रयोग करेंगे। इस प्रक्रिया में कूलेंट बहुत अधिक चाहिए कि बहुत कम, इसमें कटिंग एज की संख्या सम होती है, बोलो न रे। अगर रिमर में कटिंग एज की सम संख्या होती है तो व्यास को आसानी से मापा जा सकता है। स्पेसिंग विषम होगा कि सम, स्पेसिंग विषम। कहता रिमिंग में स्ट्रेट रिमर का फीड ड्रिलिंग फीड से क्या होता है, बताओ। ड्रिलिंग में जितना धसाएंगे रिमर में उससे ज्यादा धसाएंगे कि कम धसाएंगे। कौन धसाएगा, ड्रिलिंग में पता चला इतना धसा दिया इतना, और रिमर में सर इतना धसाओगे तो कभी काट के साफ कर पाएगा। तो रिमर में ज्यादा कि ड्रिलिंग में ज्यादा, किसमें ज्यादा। अरे सर ये अगर ड्रिल बिट है तब रिमर इससे मोटा दोगे तब ना साफ करके निकाल पाएगा। तो किसमें ज्यादा फिट होगा, ड्रिलिंग में कि रिमिंग में, रिमिंग में। कहता है उसके बाद पार्टिंग ऑफ। पार्टिंग ऑफ क्या होता है सर, दो भाग, नाम है पार्टिंग ऑफ, मतलब दो भाग में कटिंग टूल वर्क पीस को क्या कर देना, बांट के एकदम अलग कर देना, दैट इज पार्टिंग ऑफ। तो पार्टिंग ऑफ में क्या होता है सर, जैसा ये टूल जो लेंगे कुछ ना करना है, देखो पार्टिंग ऑफ में ये जो टूल लेते हैं उसको पार्टिंग ऑफ टूल कहते हैं। ये करता क्या है जनाब, कुछ नहीं करता है। ये वर्क पीस है, इसमें कुछ मत करो, ये टूल को ऐसे, ये तो घूम रहा है ना, इस टूल को ऐसे सटाओ और ऊपर लेके जाते जाओ जाते जाओ जाते जाओ, कट जाएगा ये। लेकिन बताओ इसको एकदम 90 डिग्री पर रखेंगे कि टेढ़ा रखेंगे, टेढ़ा रखे तो ऐसे काट देंगे। पूरा सेंटर में रखेंगे और कितना डिग्री पर रखेंगे, 90। पढ़ो तो। जॉब को लेद मशीन पर बन जाने के पश्चात उसे दो भागों में अलग कर देना क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, पार्टिंग ऑफ कहलाता। अब कहता है पार्टिंग ऑफ के लिए टूल का प्रयोग किया जाता है, उसे पार्टिंग ऑफ टूल कहेंगे। ड्रिल बिट में ड्रिलिंग करने के लिए जिस टूल का उपयोग करते हैं ड्रिलर कहते हैं या ड्रिल बिट कहते हैं। बोरिंग के लिए बोरिंग टूल का, अब पार्टिंग के लिए पार्टिंग ऑफ टूल का। कहता है पार्टिंग ऑफ में क्रॉस फीड, क्रॉस फीड मतलब सर ये जो आगे जाने वाला है, ये जो आगे ऐसे जाके काटेगा वो तो सर सैडल का जो हैंडल होगा, हैंडविल, उसी को हाथे से घुमाइएगा तब ना आगे की ओर जाएगा। तो कहेगा क्रॉस फीड किससे दिया था, मतलब फीड किससे दिया था, हाथ से। कहता है इस प्रक्रिया में टूल को कटिंग पॉइंट के ठीक सेंटर में रखा जाएगा। कि टूल को सर ठीक सेंटर में रखेंगे कि टेढ़ा रखेंगे, उसी में लिख लो ब्रैकेट में 90 डिग्री पर सेंटर में रखा जाएगा। कितने पर, 90 डिग्री पर। कितना डिग्री पर, 90 डिग्री पर। अब बता सर अंडरकट, अंडरकट कुछ नहीं है सर, कहीं पर कट लगा हुआ है, कट के अंदर कट कर दीजिए, ऐसा कट है ना, ये कट के अंदर इतना और कट कर दीजिए, इसको कहते हैं अंडरकट। अब हमको ये बताइए, कट के अंदर कट कर रहे हैं मतलब छेद के अंदर छेद, तो बोरिंग के जैसा काम कर रहे हैं, बोलो रे। इसमें हम बोरिंग टूल का उपयोग करते हैं। कहता देखो नो अंडरकट, अंडरकट वाला दोनों का फिगर देखो, आपको पता चल जाएगा। किसी होल के अंदर खांचा काटने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, क्या कहलाती है, अंडर कटिंग कहते हैं। अंडर कटिंग होल के बन जाने के बाद बनेगा कि पहले बनेगा, जब कट के अंदर कट है तो पहले कट होगा तब ना फिर कट होगा। कहता है बोरिंग टूल के आकार का ही अंडर कट टूल होता है। अब सर हम लोग टेपर टर्निंग को नेक्स्ट पढ़ेंगे, इसके बाद आ जाओ, टेपर टर्निंग पेंडिंग में रहने दो, इसको अच्छे से पढ़ेंगे। इधर आ जाओ तुम टेपर रीमर 4 नंबर में, ना उसको भी छोड़ दो। टैपिंग में आ जाओ 12 नंबर। आ गया, आया नहीं आया, टैपिंग याद है सर, नहीं कहां याद है,
ई टैपिंग याद है? टैपिंग से अंदर से गुना कि बाहर से गुना? अंदर से गुना ना। तो सर जब आप टैपिंग करते हो तो पहले ड्रिलिंग करना होगा। टैपिंग से पहले मान लो कि ये वर्कपीस है जो हेड स्टॉक में पकड़े हुए हैं, तो पहले तो इससे ड्रिलिंग करेंगे और ड्रिलिंग करने के बाद टैपिंग टूल घुसा के टैपिंग कर देंगे। लेकिन बताओ धीरे धीरे कि तेजी से करोगे तो दांते टूट जाएगा। बोलो ना रे, धीरे 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 उस पर हम क्या काट देंगे? गुना काट देंगे। बोलो ना रे। अब बताओ ये जो टैपर है वो कहाँ पकड़ेंगे? हेड स्टॉक में कि टेल स्टॉक में? टेल स्टॉक में। किसी भी चीज से, चाहे चॉक से या टैब हेड, बहुत सारा चीज आता है इसको पकड़ने के लिए, लेकिन पकड़ेंगे टेल स्टॉक पर। अब वर्कपीस को कहाँ पकड़ेंगे? हेड स्टॉक पर। चाहे जैसे पकड़ो, 4 जॉ चॉक, 3 जॉ चॉक, फेस प्लेट जैसे पकड़ना है, कहाँ पकड़ेंगे? हेड स्टॉक। टैपर को कहाँ पकड़ेंगे? टेल स्टॉक। और धीरे धीरे की तेजी से, पहले ड्रिलिंग की पहले टैपिंग। और ड्रिलिंग का साइज छोटा होगा कि बड़ा? और टैपिंग का साइज क्लियर, पर्याप्त छोटा होना चाहिए। पढ़ो। टैप की सहायता से छोटे जॉबों के सुराख में चूड़ी काटने की विधि को क्या कहते हैं? टैपिंग। सुराख में सर चूड़ी काटेगा अंदर की बाहर? अब कहता है लेद मशीन पर इस विधि में जॉब को चॉक या फेस प्लेट पर पकड़ा जाता है। जहां पकड़ लो, जॉब को तुम चॉक से पकड़ लो कि फेस प्लेट से पकड़ लो, पकड़ा जाता है। और कम चाल पर घुमाया जाता है कि ज्यादा चाल पर? और टैप को ड्रिल चॉक, टैपिंग हेड, मिक्सचर या टैप हैंडल के द्वारा पकड़कर टैपिंग की जाती है। किसकी सहायता से? इसको बहुत सारा चीज से पकड़ते हैं, लेकिन सहायता किसकी लेंगे? टेल स्टॉक। कम गति पर की ज्यादा गति पर? कम की ज्यादा? अंदरूनी काटेगा कि बाहरी? सर इससे हेड टेल स्टॉक पर बाहरी, लेद मशीन पर बाहरी चूड़ी काटने के लिए अभी हम तुरंत आपको थ्रेडिंग बताए थे, कटिंग टूल से सटा के। बोलो ना रे। अब कहता है सर लेद के प्रकार, पहला है बेंच लेद। याद रखना होगा छोटे आकार के कार्यखंड के लिए। देखिए आपका पहला क्वेश्चन वही है, किस लेद का प्रयोग जॉब को बनाने के लिए, छोटे जॉब को बनाने के लिए करते हैं? आंसर हो जाएगा बेंच लेद। उसके बाद इंजन लेद है, टूल रूम लेद है, स्पीड लेद है, कैप्स्टन लेद है, टर्रेट लेद है, ऑटोमेटिक है, विशेष प्रयोजन लेद है। ये जो 4 नंबर से लेके 8 नंबर तक है सर, इसको प्रोडक्शन लेद कहते हैं। कभी कभी क्वेश्चन पूछ जाता है निम्न में से कौन सा प्रोडक्शन लेद है? 4 नंबर से कितना नंबर तक? 8 नंबर तक को प्रोडक्शन लेद कहते हैं। अब देखिए एक अलग से टॉपिक है सर, सोल्डर। आप कहेगा सर सोल्डर क्या होता है? सर देखिए आपके पास भी सोल्डर है, ये इन सोल्डर है। जहां पर हाथ शरीर से आकर मिलता है उसे शोल्डर कहते हैं। जहां पर दो चीजें आकर मिलती है उसे शोल्डर कहते हैं। जैसे सर ये एक व्यास है और ये एक व्यास है, दोनों आपस में यहां पर आके मिल गया, इसको हम सर इस पॉइंट को शोल्डर कहते हैं। अब शोल्डर दो प्रकार का होता है, एक स्क्वायर दूसरा फिलेटेड। ये है सर स्क्वायर। अब फिलेटेड अगर होगा तो ऐसा होगा। देखो इसमें इतना एक्स्ट्रा रहेगा उसकी तुलना में, इसकी तुलना में इतना एक्स्ट्रा रहेगा। हमको ये हो गया फिलेटेड। बताओ किसकी मजबूती ज्यादा होगी? सर इसकी ना मजबूती ज्यादा होगी, फिलेटेड की मजबूती ज्यादा। इसीलिए देखना बोतल वगैरह का जो गर्दन होता है ना फिलेटेड बनाया जाता है ताकि मजबूती ज्यादा रहे। ये स्क्वायर है, इसकी मजबूती कम। लेकिन बताओ खपो खप किस पे मिलेगा? स्क्वायर पे कि फिलेटेड पे? कहेगा मेल फीमेल एकदम पूरा सटीक मिलेगा स्क्वायर की फिलेटेड, लेकिन इसकी मजबूती कम होगी। इसमें मेल फीमेल खपो खप नहीं मिलेगा, इसलिए इसकी मजबूती ज्यादा होगी। और ई दोनों के बीच का कोण कितना होगा? 90 डिग्री। हम ये कह सकते हैं स्क्वायर समकोण पर मिलता है जबकि फिलेटेड समकोण पर। पढ़िए तो एक बार। विभिन्न व्यासों के मिलान बिंदु को शोल्डर कहते हैं। शोल्डर निम्न प्रकार के होते हैं, स्क्वायर शोल्डर, फिलेटेड शोल्डर, बेवल शोल्डर, अंडरकट शोल्डर। जिसमें दो को हम लोगों को पढ़ना है, स्क्वायर और फिलेटेड। पढ़िए तो स्क्वायर, जब किसी फीमेल फिटिंग में सांप को शोल्डर की टक्कर पर मिलाकर लगाना हो एकदम खपो खप, तो इसे स्क्वायर शोल्डर का प्रयोग किया जाता है। अगर मेल फीमेल एकदम पूरा सटीक मिलाना हो तो फिलेटेड शोल्डर,
स्क्वायर शोल्डर में समकोण का निर्माण होता है। स्क्वायर में देखो समकोण का निर्माण हुआ है, जबकि फिलेटेड शोल्डर में समकोण का निर्माण नहीं होता है। अब फिलेटेड शोल्डर का सामर्थ्य स्क्वायर शोल्डर की तुलना में अधिक होता है कि कम होता है? अरे सर फिलेटेड का सामर्थ्य ज्यादा ना होगा। अब कहता है जनाब फिलेटेड शोल्डर का उपयोग सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए कि घटाने के लिए? बढ़ाने के लिए, घटाने के लिए? बढ़ाने के लिए किया जाए। फिलेटेड सामर्थ्य को बढ़ाएगा ना, स्क्वायर सामर्थ्य को बढ़ाएगा क्या? लेकिन मेल फीमेल को पूरा सटीक मिलाएगा, बोलो ना रे। और इस समकोण पर रहेगा, इस समकोण पर रहेगा क्या? कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है सर, पहले भी हमने आपसे ये बातें की है, कुछ कुछ बातें और कुछ कुछ अभी करेंगे। हम आपको पीछे बताए हैं कास्ट आयरन का कुछ भी ऑपरेशन करेंगे कूलेंट का उपयोग करते हैं क्या? कहता कास्ट आयरन का ड्रिलिंग करते समय कूलेंट का उपयोग नहीं किया जाता है। यहाँ पर कुछ पॉइंट्स है जो आपको याद रखने हैं। कहता हाई स्पीड स्टील का प्रयोग करते समय माइल्ड स्टील अगर काट रहे हैं, मान लीजिए कि टूल है हाई स्पीड स्टील का, अब काट रहे हैं माइल्ड स्टील, तब जो स्पीड होगा ना सर 25 से 31 मीटर पर मिनट होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। कहता है हाई स्पीड स्टील का प्रयोग करते समय माइल्ड स्टील की टर्निंग करने के लिए कटिंग स्पीड कितना से कितना होना चाहिए? 25 से 31 मीटर पर मिनट होना चाहिए। एक होता है जिग और बुश। जिग होता है सर जो पकड़ता है, अब बुश जो सपोर्ट करता है। ये दोनों का मटेरियल जो होता है टूल स्टील का होता है। हाईलाइट करो इसको, याद करो, खूब पूछता है क्वेश्चन, डायरेक्ट पूछेगा जिग और बुशेज की धातु, कहेंगे टूल स्टील। हाँ जिग और फिक्सचर होता है, डायरेक्ट टूल स्टील ऑप्शन में रहेगा तेरा, डायरेक्ट याद रखना जिग और बुशेज की धातु टूल स्टील की होती है। कहता है जॉब को सही से जांच करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? गेज का। सही है किया, हम बोले थे याद कीजिए आपको कि डायल टेस्ट इंडिकेटर का प्रयोग याद है? लेद मशीन पर जब हेड स्टॉक और टेल स्टॉक दोनों रहेगा तो उसकी समतलता या सरलता को जांच करने के लिए हम लोग डायल टेस्ट इंडिकेटर, याद है? कहां चल गया मेरा इंडिकेटर? पढ़ाए थे, याद होगा शायद आपको कि हेड स्टॉक टेल स्टॉक पर जो वर्कपीस बांधा हुआ है उसको डायल टेस्ट इंडिकेटर के द्वारा चेक करते थे। तो कहता है सर पढ़िए, जॉब के सही होने की जांच किसके द्वारा? गेज के द्वारा। आप विभिन्न धातुओं के लिए कटिंग स्पीड बताओ, कटिंग स्पीड किस किस चीज पर निर्भर करेगा? एक तो लेद का साइज क्या है, वर्कपीस का मटेरियल क्या है, कटिंग टूल का मटेरियल क्या है, बोलो ना रे। फिनिशिंग कितना चाहते हैं? फिनिशिंग ज्यादा चाहिए तो कटिंग स्पीड, वेरी गुड। कहता है विभिन्न धातुओं के लिए कटिंग स्पीड प्राय फीड की मात्रा, कार्य की धातु तथा लेद के साइज द्वारा प्रभावित होता, बहुत सारे चीजों पर प्रभावित करता है। अब कहता है सर कभी कभी क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि आप इसको घुमा रहे हैं, ये वर्कपीस जो हेड, मान लेते हैं ये हेड स्टॉक है और ये वर्कपीस है, और सर आप ऐसे टूल को सटाए हुए हैं, ऐसे आप टूल को सटाए हुए हैं और वोल्टेज अप डाउन मार दिया, तो सर इसका मतलब कहीं कटेगा कहीं नहीं कटेगा, तो लाइनिंग टाइप का बन जाएगा, तो उसको हम चैटरिंग कहते हैं। क्या कहते हैं जनाब? चैटरिंग कहता है। दूसरा इसका और चैटरिंग कब होगा? जब आप बोरिंग कर रहे हैं और डेप्थ ऑफ कट बहुत ज्यादा दे दीजिएगा तो फिनिशिंग होगा क्या? फिनिशिंग फीड अगर ज्यादा दीजिएगा फिनिशिंग कम होगा, तो फिनिशिंग कम होगा तो लाइनिंग बन जाएगा, उसको भी चैटरिंग कहते हैं। दो तरीके से चैटरिंग होगा, या तो सर वोल्टेज अप डाउन हो जाएगा तब कहीं कटेगा कहीं नहीं कटेगा, चैटरिंग हो जाएगा, लाइनिंग बन जाएगा, या नहीं तो बोरिंग में फीड ज्यादा दे दीजिएगा तब लाइनिंग बन जाएगा। पढ़िए तो कहता है वोल्टेज को कम और अधिक होने के कारण चैटरिंग हो जाता है, अर्थात कार्यखंड पर सरल रेखा का निर्माण हो जाता है। अब बोरिंग करते समय फीड अधिक देने पर क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? चैटरिंग हो जाता है। जो इधर जो छोड़े थे सर टेपर टर्निंग, उसका शुरुआती 2-3 पॉइंट खाली देखिए। बताइए टेपर होगा तो सीधा होगा कि टेढ़ा होगा? शंकु क्या आकार का कि बेलन क्या आकार का? अब दोनों सिरे का व्यास अलग अलग किस्म, सर दोनों सिरे का व्यास अलग अलग किस्म, दोनों सिरे का व्यास हो जाएगा अलग अलग। ये जो दोनों सिरे का व्यास होगा क्या सर होगा? अलग अलग। हमको ये बताइए टेपर करना है कितना और कैसे करना है, तो हमको दो चीजों की जानकारी होनी चाहिए, एक तो दोनों सिरों का व्यास और दूसरा टेपर की लंबाई। कितना टेपर करना है, इस सिरे का व्यास कितना, इस सिरे का व्यास कितना, तो
हम ये कह सकते हैं टेपरिंग के लिए दो बीमाओं की जरूरत होती है, दोनों सिरों का व्यास और टेपर की लंबाई। बोलो ना रे, आप दोनों सिरों का व्यास टेपरिंग में अलग अलग कि सेम? शंकु के आकार की बेलन के आकार। अब सर इसका जो एंगल होगा, इसका जो इंक्लूडेड एंगल होगा ये वाला, इसको सर नापते हैं या तो डिग्री में या तो मिनट में। ये जो एंगल होगा ना ये वाला, इसको दो चीजों में नापते हैं, या तो डिग्री में, और डिग्री को मिनट में बदल सकता है ना। 360 डिग्री बराबर कितना मिनट? 60 मिनट। बोलो ना, डिग्री या मिनट में नापते हैं। पढ़िए तो, कहता है टर्निंग और टेपर टर्निंग की सारी प्रक्रिया लगभग समान है। टर्निंग का व्यास प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक समान की अलग अलग। अरे टर्निंग का समान ना रे, टेपर टर्निंग का ना अलग अलग। कहता है टर्निंग का व्यास प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक समान, लेकिन टेपर टर्निंग का व्यास प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक समान होता है क्या? और टेपर टर्निंग की सहायता से शंकु के आकार का कालखंड बनेगा। और टेपर के इंक्लूडेड एंगल को किससे नापते हैं? डिग्री या मिनट। या कर दो, वहां ऑब्लिक दे दो, डिग्री या मिनट में प्रदर्शित करते हैं। अब कहता है टेपर के लिए दी जाने वाली बीमाएं या विस्थापन के लिए आवश्यक पैरामीटर कौन कौन है? दोनों सिरों का व्यास और टेपर की लंबाई। अब बताओ, अगर टर्निंग करेंगे तो व्यास समान होगा, और टेपर टर्निंग करेंगे तो व्यास अलग अलग होगा। दोनों सिरों का व्यास अलग अलग होगा। कितना टेपर करना है, कैसे टेपर करना है, कितनी बीमाएं हमको चाहिए, उसके लिए दो ही बातें अनिवार्य है, दोनों सिरों का व्यास और टेपर की। टेपर का एंगल को किसमें नापते हैं? डिग्री और मिनट में। डिग्री और किसमें? डिग्री और किसमें? डिग्री और किसमें? बताओ, स्क्वायर शोल्डर कितना डिग्री पर? 90 डिग्री पर। आप फिलेटेड 90 डिग्री पर होगा। मेल फीमेल खपो खप मिलाना स्क्वायर। अब मजबूती ज्यादा, फिलेटेड ना, मजबूती ज्यादा। सर कास्ट टर्न में कुछ भी डालना है क्या? कूलेंट। और हाई स्पीड स्टील से माइल्ड स्टील की टर्निंग करनी है 25 से 31 मीटर पर मिनट। वोल्टेज अप डाउन होगा, चैटरिंग होगा। चैटरिंग मतलब लाइन बनना। अब बोरिंग टूल में ज्यादा धसा दोगे, चैटरिंग होगा? नहीं होगा, नहीं होगा। अगर सर अगर 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 हम कटिंग स्पीड की बात करें तो वो सब चीज पर निर्भर करेगा। बोलो ना दे, पहले ड्रिलिंग के पहले रिमिंग के पहले बोरिंग, और उसके बाद रिमिंग ना। सर थ्रेडिंग करेंगे तो 90 डिग्री पर रखेंगे, पार्टिंग ऑफ करेंगे 90 डिग्री पर रखेंगे, क्लियरेंस अगर करेंगे, ग्रूविंग करेंगे तब भी 90 डिग्री पर। बोलो ना दे, अगर फेसिंग में कैरेज को लॉक नहीं करेंगे तो उत्तल बनेगा, बाद बाकी सब कारण से अवतल, बोलवे नहीं करेगा। और सबसे नीचे सैडल, सैडल के ऊपर क्रॉस लाइट, क्रॉस लाइट के ऊपर कंपाउंड रेस्ट, कंपाउंड रेस्ट के ऊपर टूल पोस्ट, सब मिला के कैरेज, सब मिला के क्या, सब मिला के क्या। अगर बताओ बैक गियर लगाएंगे गति को रोक देंगे, अगर गति स्पीड को बदलना होगा तो गति को धीरे करेंगे ना, स्पीड को क्या करेंगे, स्पीड को क्या करेंगे। क्लियर है? पक्का। आगे की कार्यवाही कल आज कल जो है सर आप लोग कैसे पढ़िएगा हमको ये बता दीजिए। एक चैप्टर हम बोले थे आपको हीट एंड हीट ट्रीटमेंट पढ़ने का, तो हीट ट्रीटमेंट जो है जनाब हमको लगता है कि हम बुक में जो है ना उससे अच्छा हम आपको लिखा के पढ़ा देंगे, वो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि बुक में बहुत ज्यादा है अटपटा। हम आपको ऑर्डर में लिखा के पढ़ा देंगे, वो ज्यादा बेहतर होगा। नहीं तो आपको बहुत ज्यादा बच्चों को बुक भी खरीदना पड़ जाएगा उतने के लिए, इसलिए हम लिखा ही देंगे। क्लियर है? क्या छूटा हुआ? किसी का कुछ नहीं छूटा, जगह छूट गया तो अगर छूट गया। मातो जी के दलान बना दिया।